अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप सुनते हैं हर जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। सामीन आज का हमारा शो 11 बजे से 12 बजे तक आप सुन सकेंगे। और सामीन आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। आज बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे और इसके बारे में मैं हर शो में एक रिमाइंडर ज़रूर लोगों को देखती हूँ कि जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है वो सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सेहतमंद ज़िंदगी की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी का राज जो है वो हमारी रोज़मर्रा की खुराक में पोशीदा है। जो हम क्या खाते हैं सब कुछ उसमें ही छुपा है। मुतवाज़न और दुरुस्त ग़िज़ा ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है बल्कि हमें ज़हनी सुकून, बेहतर नींद, आपको अच्छी एनर्जी और बीमारियों से बचाव में भी एक अहम किरदार अदा करती है। तो ग़िज़ा का सही इस्तेमाल और सेहतमंद ग़िज़ा अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से दुनिया में अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे ही हम जब मोटापे की उस बीमारी में, क्योंकि हम समझते हैं कि मोटापा जो है ना वो एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये सबसे वो बीमारी है जिसकी वजह से आपको दूसरी बीमारियों में आप मुब्तला हो जाते हैं। डायबिटीज़ की बात करें या ब्लड प्रेशर की बात करें तो डायबिटीज़ में तो हम एज अ पॉपुलेशन नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वज़न कम करना या वज़न को मेंटेन करना किस तरह करें। क्योंकि आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, जो सामने आता है हम वही खा लेते हैं। बड़े ज़बरदस्त टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, यकीनन आप भी इस पर सुनना चाहेंगे। मिस सैयदा बनीन फ़ातिमा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शी इज़ अ सीनियर डाइटिशियन फ्राम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज इनसे बात करेंगे कि ईट राइट लिव वेल इन द रोल ऑफ डाइटिशियन इन द ह्यूमन हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम बनीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस मैं बनीन ठीक आप? ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस बनीन। आप थोड़ा सा माइक बिल्कुल अपने ना इस तरह सामने कर लीजिए। यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू हेल्थ फॉर एवरीवन। आज का टॉपिक मेरा तो बहुत ही फेवरेट है और आप भी ज़ाहिर है सारा दिन लोगों को यही हदायतें देती रहती हैं कि बिल्कुल। अच्छा और हेल्दी खाइए। तो हम सारा दिन वैसे तो खाते पीते रहते हैं, लेकिन हम ये क्यों कहते हैं कि जी सेहतमंद खुराक खानी चाहिए? तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि बेसिकली जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम ये नहीं, नॉर्मली नहीं देखा जा रहा होता कि आप खा क्या रहे हैं। हम्म। खाना क्या खा रहे हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। हम्म। आपके जिस्म के हर हिस्से को सही तरीके से काम करने के लिए डाइट की ज़रूरत होती है। हम्म। तो अगर आप सही डाइट लेंगे तो वो सही तरीके से फंक्शन कर सकेंगे। तो हम्म। इसलिए ठीक ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि जैसे हमारा जिस्म एक गाड़ी की तरह है ना, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। ईंधन अगर पेट्रोल डालना है तो हम उसमें अगर डीजल डाल दें तो वो इंजन ख़राब बिल्कुल ही हो ख़राब जाएगा हो ना। सकता है उससे। ठीक है, तो इसी बिल्कुल। तरह अच्छा जब हम बात करते हैं कि भाई रोल ऑफ डाइटिशियन, ठीक है, तो हम ये हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ज़ाहिर है अभी हम आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ज़ाहिर है एज अ डाइटिशियन मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि वाकई ही डाइटिशियन का रोल बहुत अहम है हेल्थ केयर सिस्टम की। जब बात करते हैं तो अलग से ये शोबा क्यों इतना अहम है? जी, देखिए ये बहुत ज़रूरी एक प्रोफ़ेशन है, एक हम्म। बहुत ज़रूरी एक शोबा है हम्म। हॉस्पिटल सेटअप में, क्योंकि सिर्फ़ मेडिसिन ही नहीं इलाज कर रही होती है एक मरीज़ हम्म। का। एक इंसान का, एक मरीज़ का सिर्फ़ मेडिसिन इलाज नहीं कर रही होती, लेकिन उस मेडिसिन को सही तरीके से काम करने के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अगर डॉक्टर्स के विज़िट करने के बाद हमारा रोल ये आता है कि जो पेशेंट की कंडीशन है, करंट उसका स्टेटस है, उसको बेहतर करना ताकि पेशेंट रिकवरी फेज़ में जा सके और साथ-साथ जितनी भी उसकी डेफिशिएंसीज़ हों, कोई कमी हो, वो उस चीज़ को हम पूरा कर सकें। तो सिर्फ ट्रीटमेंट के साथ-साथ हमें पेशेंट की रिकवरी में भी सपोर्ट देनी होती है, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी बेहतर करना होता है और उसको आगे की ज़िंदगी के लिए भी, ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी रहे, तो आगे की ज़िंदगी के हिसाब से भी हमें उसको मॉनिटर करना होता है। बिल्कुल। अच्छा मिस बनीन आपके पास लोग जब आते हैं तो जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि लोग समझते हैं कि नहीं जी अगर इंसान मोटा है तो खाते पीते ख़ानदान से, क्या लोग समझते हैं कि वाकई हमारे मुल्क में कि मोटापा एक बीमारी है? लोगों को ये समझ है इस बात की? जी, लोग ये समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में इस चीज़ की हम्म। अवेयरनेस है कि हेल्दी होना, मोटा होना हेल्दी होना कहलाता है। मतलब हम्म। मोटे होने को हेल्दी होने से एसोसिएट कर दिया गया है, हम्म। लेकिन एक्चुअली आपका अगर वज़न ज़्यादा हो तो आप बहुत सारी बीमारियों का दरवाज़ा खोल देते हैं। बिल्कुल। डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना,
शुगर हो जाना, गुर्दों के मसले मसाइल, दिल के मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें मोटापे से रिलेटेड है। तो जितना ज़्यादा अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, जितना आपके हिसाब से अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, तो फिर आपको ये बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मिस बनीन, एक शख्स ज़ाहिर है जब वज़न बढ़ जाता है तो मुझे पता है एक वक्त ज़रूर आता है हर इंसान के ऊपर, कभी कभी तो इंसान बिल्कुल ही ढीठ सा हो जाता है कि ठीक है भाई, हमारी ज़िंदगी, हम इस दुनिया में आए तो खाने के लिए आए ना, जीना है तो खाना है ना, तो लोगों का बड़ा फोकस होता है अच्छा खाने पे, चटपटा। और वैसे ही हम एशियाई ख़त्ते से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारी ज़बान जो है ना वो चटपटे खाने खाना चाहती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी एज अ डाइटिशियन कि ज़ाहिर है हर शख्स जब एक पॉइंट के बाद वज़न भी कम करना चाहता है, तो पोर्शन कंट्रोल पे मैं बात करना चाहूँगी पहले कि पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, और जो हमारी एक प्लेट है उसके अंदर क्या क्या पोर्शंस और कितने पोर्शंस होने चाहिए सारा दिन के मील में कि हम अपना वज़न कम भी कर सकें और मेंटेन भी कर सकें। बेसिकली पोर्शन कंट्रोल ये होता है कि आप आपकी क्या रिक्वायरमेंट है एक वक्त में। अब किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है, किसी की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, उसके वज़न के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी फ़िज़ीक के हिसाब से, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से। तो बेसिकली आपको कितना खाना चाहिए एक वक्त में, वो पोर्शन डिपेंडेंट होता है कि आपको एक वक्त में एक रोटी खानी चाहिए या एक वक्त में 2 रोटी खानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पोर्शन कंट्रोल नहीं होगा तो आप ओवर ईटिंग या फिर अंडर ईटिंग की तरफ जा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। और रही बात आपकी प्लेट की, तो आपकी एक जो प्लेट होती है उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें जो आपका आधा फीसद हिस्सा होता है वो सब्जियों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। और आधे हिस्से में आपके गोश्त और आपकी ग्रेन्स, जिसमें रोटी आ सकती है, चावल आ सकते हैं, ये आप सीरियल्स आ सकते हैं, जो भी आप ले रहे होते हैं, तो ये इस पे आपके डिपेंडेंट होती है। साथ में आपका एक मिल्क, जो कि आप किस दही के फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क के फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये आपका पोर्शन होता है। ठीक है, मिल्क यानी प्रोटीन नहीं है आपका, मतलब दूध जो है वो कैल्शियम विटामिन, कैल्शियम बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दही की फॉर्म में भी हो सकता है, दही चीज़ की फॉर्म में भी बिल्कुल हो चीज़ के सकता है। फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो जो औकात होते हैं खाने खाने के, वो कितने अहम होते हैं। और जब पोर्शन कंट्रोल, तो दिन में हम जैसे कहते हैं ना कि सुबह का नाश्ता, फिर हम कहते हैं जी फिर इसके बीच का एक स्नैक, तो कितने स्नैक्स पूरे दिन में हमें एटलीस्ट खाने चाहिए और क्या वक्त होना चाहिए। बेसिकली जो आपके जो पूरे दिन का मील होता है उसमें 3 बिग मील्स, जैसे आप नॉर्मली सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना कहते हैं, और 3 स्नैक्स होने चाहिए, जो कि मॉर्निंग स्नैक होता है जो दोपहर के खाने और नाश्ते के दरमियान का होता है, एक इवनिंग स्नैक होता है जो रात के खाने और दोपहर के खाने के दरमियान होता है, और एक बेड टाइम होता है। तो इसको कंट्रोल, इनको अपने खाने को 6 मील्स में डिवाइड करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका हर वक्त पेट भरा रहेगा, तो जिसकी वजह से आप ज़्यादा एक वक्त में ज़्यादा नहीं खाएंगे। ओवर ईटिंग करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हम जब भी अपने पेशेंट्स को वेट लॉस के लिए रेकमेंड कर रहे होते हैं, वेट लॉस कराना होता है, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि उसके मील्स को हम डिवाइड कर दें। इससे क्या होता है कि आपका पोर्शन भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को ऐसा नहीं लग रहा होता, किसी भी इंसान को, ना सिर्फ पेशेंट बल्कि एक नॉर्मल इंसान जिसको वजन कम करना है, तो उसको फिर ऐसा नहीं लगता कि हमारा खाना कम हो गया। बिल्कुल। अच्छा मिस बनीन, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि हमें पोर्शन कंट्रोल करना है, दिन के इन औकात में खाना है, तो बहुत दफ़ा लोग ये भी शिकायत करते हैं कि यार हम ये सब कुछ करें लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो क्या वजूहत होती हैं, क्या एज जो है वो एक फ़ैक्टर होती है वज़न कम ना होने की वजह में। देखिए, एज बिल्कुल फैक्टर होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो हर एज के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्स कर रही होती है। आपके हार्मोन चेंजेस आ रहे होते हैं, बढ़ती हुई एज के साथ हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी हिट होती है, फिर आप टीन एज की तरफ आते हैं, फिर आप टीज की तरफ आते हैं, फिर आप अडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स एज के हिसाब से चेंज हो रही होती हैं, और चीज़ों के रिस्पॉन्सेज भी एज के हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। तो आपके डाइटरी पैटर्न, आपकी लाइफ स्टाइल, आपको हर चीज़ वक्त के साथ साथ बदलते रहना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकें। सारी ज़िंदगी एक जैसी चीज़ नहीं चल सकती, तो वक्त के साथ साथ आपको अपनी रिक्वायरमेंट चेक करवाते रहने चाहिए, डाइटिशियन से मिलते रहना चाहिए, ताकि आपकी क्या ज़रूरियात है उस हिसाब से आपको देखा जा सके क्या तब्दीली आ रही है आपकी बॉडी में, आपको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। और रही बात कि लोग ये सोच रहे होते हैं कि वेट लॉस, बिल्कुल ऐसा हमारे पास भी आता है कि वेट लॉस हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो पा रहा। जादू कर सब चाहते हैं ना, जादू सब चाहते हैं कि शॉर्टकट कोई मिल जाए, सुबह हम उठें तो हमारा 20-25 किलो साइड में पड़ा हो, वजन कम हो जाए। सही बात है। तो ऐसा नहीं होता।
उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज ना सही, वॉक ही सही, कुछ ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें कि ऐसी एक्टिविटीज ऐड करें जो आप नहीं कर रहे होते। नॉर्मली लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, इतना ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती, ना चलना फिरना होता है। सिर्फ कम खाने से भी वजन कम नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल, एक तरीका ये भी होता है कि लोग मील स्किप करना शुरू कर देते हैं। क्या कि खाना हम तो कम खा रहे, खाना कम क्या खा रहे होते हैं कि एक खाना स्किप कर दिया, अगले खाने में आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। आपने लंच स्किप कर दिया, आप डिनर में आपने प्लेट फुल खाना खा लिया, पेट भर के खाना खा लिया। तो उससे इशू ये होता है कि जब आप मील स्किप कर रहे होते हैं, एक आप टाइमली खाना नहीं खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म, जो आपका खाने को हजम कराने के बाद जो आपकी बॉडी यूज़ कर रही होती है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो आपने खाया है उसको यूटिलाइज नहीं करेगी, उसे यूज़ नहीं करेगी और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो मील स्किपिंग का अगर तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे तो उसमें ये होगा कि अगर ये सोचेंगे कि वेट लॉस हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मील स्किपिंग से वेट लॉस नहीं होता। वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा अगर खाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। आप किस वक्त खा रहे हैं ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है कि क्या आप बहुत देर से खाना तो नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा अगर भूख लग रही हो, उस आप अपनी भूख का इंतज़ार करेंगे तो भी ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर एक स्टैटिक टाइम में अगर आप खाएं, थोड़ी भूख में ही अगर आप थोड़ा बहुत खा लेंगे, तो फिर इससे आपके लिए पोर्शन कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, वेट लॉस का प्रोसेस शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। बहुत मज़े के सवालात आ रहे हैं। इकबाल, आप प्लीज़ इस सवाल के लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, ठीक है? मेरे रेगुलर कॉलर भी हैं, ठीक है? इकबाल लिख रहे हैं कि जी मैडम, मैं रोज़ाना 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक लेता हूँ, क्या ये नॉर्मल है? थोड़ा सा और भी ले सकता हूँ? तो इसके लिए मुझे बिल्कुल कॉल मत कीजिएगा, ठीक है? इनको प्लीज़ बता दें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की नॉर्मली ये एबनॉर्मल है। सॉफ्ट ड्रिंक 2 लीटर हो या 1 ग्लास हो, 20 ml भी हो, तो वो इक्वली नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपको एक्सेसिव शुगर्स दे रही है, जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है और आपकी बॉडी में दूसरे नुकसान भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और भी अच्छे सवालात हैं कि जब हम एशियन उसकी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो इसमें लिखा है कि नॉरिस पिरातम हैं, आई थिंक इंडिया से ही हैं। शी सेइंग के बिरयानी, कोरमे, कबाब, ये सब जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे घी और ऑयल में बनाए जाते हैं, ठीक है? उसके बगैर फिर मज़ा भी नहीं आता। तो इस पर प्लीज़ बताइएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो घी और ऑयल की कंजम्पशन है, उससे मोटापे का कितना ताल्लुक है और कौन सा ऑयल, घी जो है ना हमें इस्तेमाल करना चाहिए एज ए लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक? देखिए, फैट किसी भी फॉर्म में हो वेट गेन कराता है। घी, मक्खन, देसी घी, बनास्पति घी, हमारे यहाँ भी अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि बनास्पति घी नहीं लेते, हम देसी घी इस्तेमाल करते हैं, देसी घी के पराठे खाते हैं, तो ये इक्वली नुकसानदेह है। इसका आप पहचान ऐसे सकते हैं कि जो चीज़ जम रही है वो आपके खून में भी जमेगी, वो आपकी शरीयानों में भी जमेगी, तो वो आपको सिर्फ मोटा ही नहीं करेगी बल्कि आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी नहीं है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन हेल्दी चीज़ का भी एक लिमिट होती है कि आप उसको कंट्रोल क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। ऑयल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल हो गया, कोई सा भी आप ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, कनोला ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, जितने भी प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। वही बात पोर्शन कंट्रोल, आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी फैट रिक्वायरमेंट क्या है उस पर बेस करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि बनीन, जब हम कार्ब्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर है जब कोई भी डाइट की जाती है या लोग अपना वेट मेंटेन भी कर रहे होते हैं, तो कार्ब्स के इनटेक पे बड़ा फोकस रहता है। तो कैसे पता चलता है कि ये गुड कार्ब्स हैं, ये बैड कार्ब्स हैं? अब कभी मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ भी रही होती हूँ, कभी खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक तो सोशल मीडिया बहुत आपको कंफ्यूज करता है कि भाई आप जो है चक्की का आटा भी ऐसे नहीं खाएं, आप ये आटा मिक्स करें, ये करें, अलसी का आटा तो बाजरे का आटा तो ये वाला आटा बेहतर है। तो कौन से कार्ब्स जो हैं वो बेहतरीन होते हैं खाने में शामिल करने के लिए? ये सबसे अच्छा सवाल है और ये हमारे यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि कार्बोहाइड्रेट कौन से वाले इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ सब समझते हैं कि वेट लॉस करना है तो कार्ब्स सबसे पहले कट डाउन कर दें, कार्ब्स लेना बंद कर दें तो आपका वजन कम हो जाएगा। नहीं, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कौन से लेने चाहिए ये पता हो। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो जिसमें भूसी नहीं होती, जैसे कि चावल, ठीक है, सफ़ेद आटा, मैदा,
ये जो आटे होते हैं इसमें आपको फाइबर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपके ना तो सिर्फ शुगर बढ़ेगी, आपके वजन बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो नॉर्मली चीज़ ये नहीं पता होती कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ओके, ठीक है। तो बेहतर ये रहता है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें जो कि हेल्दी हैं, जैसे जिसमें चक्की का आटा, हम्म चक्की के आटे की रोटी इस्तेमाल करें, हम्म और मकई का आटा हो गया, बेसन हो गया, जौ का आटा हो गया। ये सारे मल्टीग्रेन भी आजकल मिल रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर तो अब अफोर्ड अगर कर हम सकते हैं, हाँ। अफोर्डेबिलिटी हो तो आप कोई भी चीज़, कोई सा भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्राउन राइस थोड़े से खाने मुश्किल होते हैं, लेकिन ले सकते हैं। ठीक या है। फिर अगर आपको नहीं खाए जाते तो आप पोर्शन कंट्रोल करके चावल कम थोड़ा सा, इस्तेमाल हाँ। करें, ब्रेड वाइट ब्रेड के बजाय ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ में सीरियल को इंक्लूड करें। ब्राउन ब्रेड के बजाय, वाइट ब्रेड के बजाय नाश्ते में आप सीरियल भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, ओट्स हो गए, दलिया हो गया, गंदम का दलिया हो गया, जौ का दलिया हो गया। तो ये बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, ये आप ले सकते हैं। जूसेस के बजाय अगर आप फ्रूट लेंगे तो भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, क्योंकि आपके फाइबर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। वेजिटेबल्स भी अगर आप लेंगे तो स्टार्ची वेजिटेबल्स, जिसमें आलू है, अरबी है, इन स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी जिसे कहते हैं, उसके बजाय अगर आप लीफी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे, आप गाजर इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे आपको एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जिसे कह सकते हैं वो मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो सवाल आया हुआ था, कुछ काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आई वांट कि मैं इन सवालात को यहीं से शामिल कर लूँ। ऐसे तो हमारे भी बहुत सारे भी सवालात रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर है कि जैसे उन्होंने कहा था कि 10 to 13 के बाद बच्चे प्रोबर्टी में लड़के हों लड़कियाँ जाती हैं, तो क्या उसमें कोई स्पेशली बच्चों की ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल। इस वक्त फीमेल्स में सबसे ज़्यादा हमारे पास ये इशू है, आजकल सबको ही पता होगा, पीसीओएस वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो इसमें हार्मोन्स चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए आपको डाइट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वेट गेन होने के चांसेस बढ़, जब प्यूबर्टी हिट होती है तो वेट गेन होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट भी बदलती रहती है। हर पेशेंट के, हर गर्ल बॉय जो भी इस फेज से गुजर रहा हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट, आपके हेयर चेंजेस आते हैं, आपकी स्किन चेंजेस आते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। किसी की हाइट कम रह जाती है, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही होती है, तो नॉर्मली हम इस चीज़ को नॉर्मल ले रहे होते हैं, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स उस फेज़ में बदल रही होती हैं, हर स्टेज पे बदल रही होती हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस रखना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर आपको उसको किस तरीके से केटर करना है, ताकि वो आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि पोषण को कैसे नापा जाता है, कैसे वो किया जाता है? तो कुछ हाथ की हथेली का भी कुछ जी ऐसा होता है ना बिल्कुल, इस पे? एक टिप्स एंड ट्रिक्स है कुछ, जैसे थंब रूल भी आप कह सकते हैं, कि आपका जो पाम होता है, जिसमें फिंगर शामिल नहीं होती, ठीक है, तो आपकी जो हथेली होती है वो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, गोश्त का साइज, जिसमें अप्रॉक्स 3 आउंस होता है। ठीक है, आपकी जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, तो उसका जो वो आपका फिस्ट का साइज होता है, जो अप्रॉक्स बनता है 1 कप। ठीक है। अगर आपको ग्रेन्स ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, जो कि आपके रोटी है, चावल है, सीरियल है, तो ये भी इक्वली आपके फिस्ट के हिसाब से यानी एक पूरा तो हाथ? एक पूरा हाथ होता है, ठीक कि है, आप ओके। अगर उसको कप करें तो फिर वो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्रेन फॉर्म में है वो आप ले सकते हैं। और रही बात फैट की, तो वो आपका थम होता है। अच्छा, पूरा अंगूठा नहीं होता। अच्छा, ये थंब का हाँ, ऊपर सिर्फ का, ये तो फर्स्ट का फेसबुक फर्स्ट पे लोग पॉइंट, जो देख कि रहे होंगे। एग्जैक्टली, हाँ, this। जो कि ये आपका पोर होता है, हाँ। जो कि एक अप्रॉक्स बनता है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून में 3 टीस्पून होते हैं। हाँ। तो एक एवरेज डेली की आपकी रिक्वायरमेंट अच्छा, होती है। पूरे दिन में 3 टीस्पून? पूरे दिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो वाकई में आपको जितना कम तेल इस्तेमाल करें उतना ज़्यादा अच्छा सही है। बात तो एक एवरेज जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1 टेबल स्पून पर डे होती है। और देखें ना, जब खाना बनाते हैं कैसे यूं करके तेल डाल देते हैं, कभी बिल्कुल सोचते ऐसा भी ही नहीं। होता है कि ध्यान नहीं देते। हाँ। लेकिन वही बात कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन ये एक एवरेज रिक्वायरमेंट है कि आप इतना, इससे ज़्यादा कोशिश करें ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है, कह रहे हैं कि जी एयर फ्रायर कुकिंग इज़ हेल्दी और नॉट? आज का एयर फ्रायर का बहुत फैशन है और बगैर तेल के उस पर बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है, तो उस पर कुछ कहना चाहिए? जी, एक हेल्दी वे है, लेकिन अगर आप उसमें मैदा लगा के ब्रोस्ट बनाएंगे तो फिर मैदा तो ऑलरेडी फैटी है, सही बात। क्योंकि वो आपको मोटा तो करेगा True। ही। तो इट डिपेंड्स कि आप उसमें बना क्या रहे हैं। तो एयर फ्रायर बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत सेफ चीज़ है कि आप इसमें आप अपनी क्रेविंग्स पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप उन क्रेविंग्स को कितने फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसमें अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अगर आप एयर फ्रायर में फ्राइज बनाना शुरू कर देंगे, ऑल्दो कि वो फ्राइड नहीं है, आप उसमें अगर पोटैटोज बना रहे हैं, आप उसमें ब्रोस्ट बना रहे हैं, ऑल्दो कि वो फैटी नहीं है,
लेकिन अगर आप फैट ना होने की वजह से उसका कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे, मैदे की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको नुकसान डेफिनेटली करेगा। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल आते हैं जी, ग्रीन टी क्या वज़न कम करती है? जी मतलब डाइट डाइट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पी सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो इस पे भी अभी बात करते हैं। थोड़ी देर में बीएमआई के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ कि लोग यहाँ पर सवालात भेज रहे हैं कि हमारी हाइट इतनी है, वज़न इतना है, कैसे पता चलेगा कि हम मोटे हैं कि नहीं है? प्लीज़ इसे बताइएगा। अच्छा, बीएमआई निकालने का सबसे आसान तरीका एक ही तरीका है, वो ये है कि आपका जो वेट होता है वो आप केजी में लेंगे और आपकी हाइट जो होती है वो मीटर्स में आनी चाहिए। ठीक है। तो जब आप अपने वेट को हाइट इन मीटर स्क्वायर, मीटर्स आपकी जो हाइट मीटर में है उसको आप मल्टीप्लाई उसको स्क्वायर करके और फिर आप उसको वेट इन केजी से डिवाइड कर लें, तो फिर आपका बीएमआई आ जाएगा। तो एक आइडियल जो बीएमआई होना चाहिए वो 18.9 से 24.9 तक आपके लिए आइडियल है। तो 18.9 से 24.9 ये एक आइडियल रेंज होती है, ये आपकी नॉर्मल है। अगर आपका इन बिटवीन आपका बीएमआई है तो इट मीन्स यू आर हेल्दी, और अगर आपका कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि आप अंडर वेट या ओवर वेट हैं, फिर आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि आप अपना वेट कैसे मेंटेन करें, क्योंकि कम वज़न होना भी सही नहीं है बहुत ज़्यादा, और वज़न की ज़्यादती भी सही नहीं है। तो इसमें के लिए आप बिल्कुल लियाकत नेशनल हॉस्पिटल आ सकते हैं, हम वहाँ अवेलेबल होते हैं ये सारी सर्विसेज जो बिल्कुल। तो आपका जो यहाँ पर एक सवाल था, जिन्होंने लिखा था कि उनकी हाइट 5.7 है और वेट 80 केजी है, तो मैं कैसे वज़न कम कर सकता हूँ? तो बस आप शो सुनते जाइए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, और क्या है कि एयर फ्रायर, ठीक है जी। मतलब आपने थैंक यू कह रही हैं मिस खुशी कि आपने जो एयर फ्रायर पे बोला, क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि एयर फ्रायर का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन ये है कि सही बात है कि जो हेल्दी आप उसमें खाएं इंस्टेड कि आप उसमें ब्रोस्ट बना के खा रहे हैं। Exactly, तो वो फिर नुकसान तो करेगा। बिल्कुल, ये बात वैसे बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कोटेड चीज़ें हैं, हम समझते हैं कि जी हम उसमें लोग नॉर्मली एयर फ्रायर खरीद ही इसीलिए रहे कि वो अपनी ब्रोस्ट की और डीप फ्राइड आइटम्स की क्रेविंग्स पूरी कर सके, लेकिन उनकी रेसिपीज ऐसी होती है कि वो ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाएंगे। सही बात है, समोसा एयर फ्रायर के अंदर बिल्कुल बना रहे हैं। समोसा, लेकिन अगर वो ही समोसा आप अगर मिक्स वेजिटेबल्स का बनाएं हाँ। आलू के बजाय, और उसमें अगर आप जो उसकी रोटी है वो आप मैदे के बजाय अगर आप उसको चक्की के आटे का चक्की के आटे की रोटी बना के उसके अंदर आप मिक्स वेजिटेबल्स जिसमें गोभी है, गाजर है, हाँ, उसको चिकन डाल फ्राई लें, करे हाँ। बगैर चिकन है, हाँ। वो इस तरीके से अगर बना ले तो हाँ डेफिनेटली ये एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैदे में आलू का समोसा बनाएं, वो भी मैदे की रोटी में डीप एयर फ्रायर में, तो फिर ये है कि मैदे वाले नुकसानात और आलू वाले तो फिर भी होंगे। हाय अल्लाह, मतलब इसका मतलब है कि वो दिल को खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अच्छा ओके, ख्याल है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये मैदा जो है ना, अच्छा स्पेशली जब हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उनके लिए मैदा कितना नुकसानदेह। बेसिकली मैदा इसलिए नुकसानदेह हो जाता है क्योंकि एक तो ये कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट नहीं भरता मैदे से। अगर आप वाइट ब्रेड एक स्लाइस लेंगे, 2 लेंगे या 3 लेंगे, बेसिकली 3 लेंगे तब जाके आपका पेट भरेगा। लेकिन अगर आप ब्राउन ब्रेड 1 या 2 ही खा लेते हैं तो आपका पेट भर जाता है, उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अगर आप चक्की के आटे की 1 चपाती खाते हैं तो आप मैदे की 2 चपाती खाएंगे तब जाके आपका पेट भरेगा। तो एक तो नुकसान ये है कि मैदे की चीज़ों से आपका पोर्शन डबल हो जाता है, क्योंकि आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती, आपका पेट नहीं भरता। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा ये नुकसान है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, मैदे की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उससे क्या होता है, उससे आपके शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस, इसलिए क्योंकि एक तो आपने पोर्शन बढ़ा दिया, दूसरा उसमें फाइबर नहीं है। अगर किसी चीज़ में फाइबर नहीं होगा तो वो डायरेक्टली शुगर बढ़ाता है। अगर किसी में फाइबर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना शुगर कंट्रोल करने में मदद देगा, क्योंकि वो आपके उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं होगा, वो आपकी शुगर इतना ज़्यादा रेज नहीं करेगा, आपके इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, शुगर नहीं बढ़ेगी फाइबर की वजह से। तो फाइबर का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैदे से ज़्यादा चक्की का आटा या फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। अच्छा मिस वनीन, आजकल ज़ाहिर है आपके पास ये पेशेंट्स आते होंगे, तो वेट लॉस करने के लिए इस वक्त बहुत सारी मेडिसिन, और स्पेशली जब हम बात करें ओज़ेम्पिक और मंजारो की, ठीक है, ये खैर ब्रांड नेम है, मुझे लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये कि इस वक्त ये बहुत फेमस हैं। और अभी मैंने कुछ पिछले वीक में अमेरिका के एक डॉक्टर्स के साथ भी शो किए, तो उनका तो कहना था कि वहाँ पर ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है कि इन इंजेक्शंस को इतना आम कर दिया जाए कि
वहाँ जितनी ओबेसिटी है अमेरिका में उसको कंट्रोल करने के लिए हम आम फार्मेसी में ये देना शुरू कर दें कि लोग खुद से इसका इस्तेमाल कर लें। तो इस पे एज अ इन पाकिस्तानी नेशन इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, ओज़म्पिक और मुंजारो जो है बेसिकली ये इसको GLP-1 कहते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। बेसिकली ये हार्मोन है। इसका बेसिकली काम ये है कि ये जो डिज़ाइन की गई थी सारी चीज़ें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए की गई थी कि क्योंकि उसमें ज़्यादा वेट होता, डायबिटिक पेशेंट्स का जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए इस्तेमाल की गई थी कि वेट लॉस करा सके ताकि इंसुलिन सेंसिटिविटी कंट्रोल की जा सके। बेसिकली इंसुलिन रिस्पॉन्स बेहतर बना रही होती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम एक ये है कि ये करता कैसे है कि ये आपके शुगर्स तो कंट्रोल नहीं करेगा, आपका इंसुलिन को कंट्रोल कर रहा है, इंसुलिन का रिस्पॉन्स बेहतर बनाएगा, लेकिन आपकी भूख कंट्रोल करेगा, भूख को दबाएगा, डाइजेशन को कंट्रोल करेगा, खाना देर से हजम होगा, भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से नुकसान क्या हो सकता है कि एक तो ये कि जब आप इसे छोड़ेंगे तब आप अपने आपके सारे जो आपके भूख सप्रेस हुई, आपका डाइजेशन स्लो हुआ, वो आपका नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आप उसी हिसाब से खाना पीना शुरू कर देंगे और आपका फिर से वेट गेन हो जाएगा। तो आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फिर? सेल्फ कंट्रोल ये अगर खुद से लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बहुत इसके एक रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स ये नहीं ले सकते, टाइप 2 वाले फिर भी ले सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस है कि आपका वेट जो हो वो एटलीस्ट BMI 30+ हो। अगर आपका BMI 27+ है और अगर आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोई अदर कोमॉर्बिड्स इश्यूज हैं तो फिर आप फिर भी, लेकिन उसके लिए भी आपके पास एक पूरा कंसल्टेंट का प्लान होना चाहिए जो कि डाइटिशियन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाए, क्योंकि जब आप ये सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं आपकी भूख कंट्रोल होती है, आपका खाना पीना कंट्रोल हो जाता है, यहाँ तक कि इससे के थ्रू आपकी मील स्किपिंग भी हो जाती है। आप क्योंकि आपको जब भूख ही नहीं लगेगी आप खाना ही नहीं खाएंगे, उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान होगा कि आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो शुरू हो जाएंगी। जब आप खाएंगे ही नहीं तो आपकी बॉडी की जो दूसरी ज़रूरियात हैं, जो विटामिन्स की है, मिनरल्स की है, आयरन की है, कैल्शियम की है, फैट्स की है, प्रोटीन्स की है, जो डेली फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं आपके ऑर्गन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, तो वो फुलफिल नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से लेटर ऑन उस वक्त तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो साथ में फिर सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए क्या? सप्लीमेंट्स को हम इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। बेसिकली जब हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को ये चीज़ चलाई जाती है, पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा इसका नहीं है यूज़, लेकिन उन ख़ास मरीज़ों में चलाई जाती है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, मतलब जिनके लिए फेटल सिचुएशन हो कि अगर वज़न कम नहीं किया तो फिर इनकी जान भी जा सकती है, इनको दूसरे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर डॉक्टर्स और डाइटिशियंस की पूरी एक टीम होती है, उसको प्रॉपर देखा जा रहा होता है कि इस जो पेशेंट की जो डाइट है सिर्फ मेडिसिन के साथ साथ उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी स्टार्ट करा दी जाए कि उसकी डेफिशिएंसीज भी ना हो, वो जो खा रहा है वो सस्टेन कर सके। ऐसे सस्टेनेबल डाइट प्लान बनाए जाते हैं कि जब ये मेडिसिन ख़त्म होंगी, क्योंकि आप इसे लाइफ लॉन्ग नहीं चला सकते, एक पीरियड तक दवा चल रही होती है। मैक्सिमम कितना? ये डिपेंड कर रहा होता है, डॉक्टर्स की प्लानिंग होती है कि उसको कितने किस पेशेंट, वही पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कहाँ आपका टारगेट है, टारगेट पे डिपेंड करता है, बॉडी के रिस्पॉन्सेज पे डिपेंड करता है, एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से जो डोजेज होती है वो चेंज होती हैं। तो हम किसी को भी नहीं कह सकते कि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट होगी, वो जब तक कंसल्टेंट डॉक्टर्स ये सब बैठ के इसको पेशेंट को असेस ना कर लें। असेसमेंट के बाद ही फिर ये चीज़ डिसाइड होगी क्या इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर आप ये मेडिसिन देंगे तो फिर आप इनकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे बहुत फोकस रखना पड़ता है कि जब ये छोड़ेंगे तो फिर ये वापस से उस तरफ ना रिवर्ट हो जाए कि फिर से फिर आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, जो कि एक बहुत हेल्दी भी है, बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज़्यादा टायरिंग भी हो जाएगा। आई नो, सही कह रही हैं आप बिल्कुल। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आजकल तो पूरी जो इंडस्ट्री है हमारी, इसमें जब आर्टिस्ट और फिल्म इंडस्ट्री और इन सब की बात कर रहे हैं तो मतलब इतना वेट लॉस लोगों का हो रहा है कि मैं खुद देख देख के हैरान होती हूँ कि यार 2 महीने में इतने दुबले हो गए लोग। देखिए, वेट लॉस बहुत रैपिड अगर आप करेंगे, आप चाह रहे हैं कि अगर 1 महीने में आप 20 से 25 किलो रह गए, वो फैसिनेटिंग तो बहुत लगता है, लेकिन ये एक इंतहाई अनहेल्दी वे है कि आपको आप उस वक्त से वज़न कम कर रहे हैं लेकिन आप अपनी बॉडी की नीड्स को नहीं पूरा कर रहे हैं। आपको न्यूट्रिशनल डेप्थ, क्योंकि आप जब खाना नहीं खाएंगे इन मेडिसिन की वजह से आप शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं,
उस वक्त तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपको लेटर ऑन इससे काफ़ी सारे नुकसानात हो सकते हैं। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच मिस बनीन, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बस मैं हमेशा सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए। और ये वाक़या मैं बहुत दफ़ा आखिर में ज़रूर शेयर करती हूँ जब हम सेहत और खाने पीने की बात करते हैं, कि एक दफ़ा जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे तो उन्होंने एक तबीब को रखा कि ताकि उनके साहबा इकराम की उनकी कोई तबीयत ख़राब हो तो उसको देख सके। लेकिन काफ़ी 6-7 महीने के बाद वो तबीब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ की मुझे उजरत मिल रही है वहाँ मैं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने अरसे में कोई मेरे पास बीमार बंदा आया ही नहीं, तो क्या ऐसी वजह है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो भूख छोड़ के खाना खाते हैं। ठीक है, तो एतदाल पसंदी खाने के मामले में, ज़िंदगी के हर मामले में ही एतदाल पसंदी होनी चाहिए, और स्पेशली खाने के मामलात में तो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर नहीं चाहिए। बिल्कुल। और हमारा जिस्म जो है ना वो हमें फ़ौरन बता देता है कि हम मसले में हैं इस वक्त, तो प्लीज़ देख के खाना खाइए, क्या खा रहे हैं ज़रूर। आजकल तो डिजिटल दौर है, हर चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो प्लीज़ ज़रूर सर्च कीजिए। अच्छी बात होती है कि कोई अच्छे आर्टिकल्स आप इस पर पढ़ें, डाइटिशियंस मौजूद हैं, मिस बनीन के पास जाना चाहें, उनसे मशवरा करना चाहें तो लियाकत नेशनल में आपकी ओपीडी कब होती है, कब क्लिनिक्स होती हैं? मंडे एंड थर्सडे को 2:30 to 5 होती है हमारी ओपीडी। हाँ। वैसे तो डेली होती है, मैं उस वक्त अवेलेबल होती हूँ मंडे टू सैटरडे 2:30 से 5 बजे तक। ओपीडी ब्लॉक 2 में डाइटिशियन की ओपीडी होती है। तो किसी भी किस्म के मसले के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अवेयरनेस के लिए आपको किसी डाइटिशियन से मिलना है, तो आप पूरा हफ्ता किसी भी दिन जाके 2:30 से 5 बजे आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो और भी सवालात आ रहे हैं, लेकिन अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया। बगैर एक्सरसाइज के वेट लॉस हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं, वेट लॉस हो सकता है लेकिन एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच मिस Thank you so वनीन। much. अल्लाह हाफ़िज़।